अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान ने अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादन को शहीद करार दे दिया है। अपने खिताब में कहा कि वो दो वाकयात कभी नहीं भूलते। एक वाकये में एबटाबाद में उसामा बिन लादन को शहीद किया गया, जिससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई। हमारे इत्तेहादी हमारे मुल्क में आकर ऑपरेशन करता रहा और हमें बताया भी नहीं। अमरीकियों ने बताया हमले पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी से कर रहे हैं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, अभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे, वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, हमें बुरा भला कहा। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है। एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वजीर आजम ने तो कौमी असम्बली में उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। ताहम ऐवान के बाहर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनके बयान पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि इतनी बड़ी तकरीर पर यह कोई डिबेट की बात नहीं। आप इस इतनी बड़ी तकरीर पर यह कोई डिबेट की बात ही नहीं है। आप इस इतनी बड़ी तकरीर पर यह कोई डिबेट की बात ही नहीं। जबकि कौमी असेंबली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उसामा बिन लादेन अव्वल व आखिर दहशतगर्द था। हमारे वजीर आजम ने दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया। उन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया जियाउल-हक था, शहीद आप कह रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्द करार दिया। इस हवाले से आखिर हमारी पॉलिसी क्या है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ऐवान की कार्रवाई आपके सामने है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि उसामा बिन लादेन को वजीर आजम ने शहीद करार दिया है, जबकि दूसरी के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ वाकयात किए और जिनमें बेगुनाह लोग मारे जाते रहे, उसके बाद तो आप उसको शहीद नहीं कह सकते। वो दहशतगर्दी है, वो किसी भी मकसद के लिए की गई हो। असल चीज ये है कि जब आप पाकिस्तान के मेहरान बेस के ऊपर हमला करवाते हैं और आप कहते हैं कि जी हम इस चीज का बदला ले रहे हैं, उसका ले रहे हैं, तो वहां तो बेगुनाह लोग थे, वो तो नहीं थे जो जिन्होंने कोई इनके खिलाफ को काम किया। और इसी तरह पूरे मुल्क में तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ ने उसका दुरुस्त कहा है। इमरान खान साहब को अपनी तस्हीह करनी चाहिए। हमारी जो मुल्क की पॉलिसी है वो यही है कि वो एक टेररिस्ट था और उसको टेररिज्म की वजह से मारा गया। जनरल साहब, क्या दहशतगर्दी और अमरीकी ड्रोन हमलों के हवाले से कौन से झूठ बोला गया है? जहां पे मेरा ख्याल है कि ये किसी गलतफहमी की बुनियाद पे उन्होंने कहा होगा। वो अक्सर औकात इस तरह की बातें कर जाते हैं जहां पे उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता, स्टडी नहीं किया होता, और ये भी क्वाइट पॉसिबल कि इसी तरह उन्होंने कह दिया हो। वरना तो जो ड्रोन हमले हो रहे थे उसमें आप देखिए कि बैतुल्लाह महसूद भी मारा गया और भी यकीमुल्लाह महसूद पे भी हमला हुआ। क्या ये दहशतगर्द नहीं थे? क्या इन्होंने तबाही नहीं मचाई रखी हमारे मुल्क में? तो ड्रोन हमले जो हैं वो तो टेररिस्ट के खिलाफ ही होते रहे। लिहाजा हमें वो हमारे अगर हम एतराज करते थे या हम उस वक्त एहतजाज करते थे तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारी सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट होती थी। आप ड्रोन हमला कर रहे हैं हमारे मुल्क में आके,
اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ بیت اللہ محسود وہاں پہ ہے اس کو مارے تو وہ پاکستان کو بتائیں, پاکستان خود اس کو مارے. صحیح. لیکن اگر آپ آ کے ہمارے علاقے میں حملہ کریں, امریکہ کرے, تو ہم احتجاج کریں گے, اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے دہشت گرد کے خلاف حملہ تھا, لیکن ہمارے علاقے میں آپ بغیر ہماری اجازت کے کیسے آئے؟ تو وہ جو ڈرونز تھے وہ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کرتے تھے, اس وجہ سے ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے, ورنہ تو وہ دہشت گردوں کے خلاف ہی حملے تھے. ہمیں اطلاع دیتے, ہمیں انٹیلیجنس انفارمیشن دی جاتی تو ہم بھی ایکشن کرتے, ان کو مارتے اسی طرح. صحیح سر, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تقریر بھی آپ کو وداؤٹ ہوم ورک لگ رہی ہے, تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کے اس بیان کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر عمومی طور پہ ان کے ان طرح کے بیانات کی تردید بھی کی جاتی ہے. یہ بھی میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تردید کی جائے گی, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی بیان ایسا کسی طرف سے حکومتی سرکل سے آئے گا. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ آف دا کف ایسے ہی کھڑے ان کا ریفرنس دے دیں جو دینا نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کے معاملے میں بھی اب ہمارے وزیر اعظم کبھی کبھار کو ریفرنس دے دیتے ہیں, قائد اعظم کے یا علامہ اقبال کے شعروں کے بارے میں دے دیا تو وہ اکثر غلط نکلتے ہیں. تو جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پورا یقین نہ ہو یا آپ کو عبور حاصل نہ ہو اس کے اوپر, آپ کو اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے. اس سے آپ کا اپنا امیج برباد ہوتا ہے. بعد میں آپ بے شک اس کی کلیریفیکیشن دیتے رہیں, اس کی تردید کرتے رہیں, لیکن آپ کا امیج خراب ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کون روکے گی؟ عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں یہ کام. صحیح. وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا, خواجہ آصف نے دہشت گرد قرار دیا. اس پر ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی میں تقریر کو نون لیگ نے فرمائشی قرار دے دیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ لیکچر تھا. وزیر اعظم ہمارے ساتھ پارلیمنٹ یا سرکاری ٹی وی پر مناظرہ کر لیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کی تقریر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا, کورونا سے پہلے ہی معیشت منفی شرح نمو کا شکار تھی. ہم اسی لیے کہتے ہیں آپ کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ واحد وزیراعظم ہو جس نے نریندر مودی کی انتخابی مہم چلائی. الیکشن کے دنوں میں کہا مودی کاموں کا شکار تھی. ہم اسی لیے کہتے ہیں آپ کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ واحد وزیراعظم ہو جس نے نریندر مودی کی انتخابی مہم چلائی. الیکشن کے دنوں میں کہا مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. وزیراعظم پارلیمنٹ میں صرف لیکچر دینے آتے ہیں. میں ان کو پارلیمنٹ یا سرکاری ٹی وی پر مباحثے کا چیلنج کرتا ہوں. پاکستان واحد وزیر اعظم ہو جس نے مودی کا کیمپین چلایا ہے, جس نے پلوامہ کا حملہ کے بعد کہا کہ وزیر اعظم مودی بنے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو روزگار آپ نہیں دے سکے, جو وہ لاکھوں گھر کا وعدہ آپ نے کیا آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے, اب آپ کورونا کے پیچھے چھپنا کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمیں ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرے, کہیں نہ کہیں آئے, تاکہ آپ جو جھوٹ اس قوم کو کھلاتے ہو, جو جھوٹ آپ ہر تقریر میں دہراتے ہو, جو جھوٹ آپ ہر پریس کانفرنس میں دہراتے ہو, اس کو جواب آپ کو دینا پڑے گا. قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے بھی وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فلو کا لیکچر دیتے رہے, اب تباہی سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی. وزیر اعظم اگر ساتھیوں کی بات نہیں مانتے تو ٹیوشن لے لے. وزیر اعظم کی تقریر فرمائشی تھی, یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. آج بھی کھڑے ہو کے ٹوٹل ڈیٹ کی جو ہے ہماری فگر جو ہے وہ غلط بتا رہے تھے. اگر اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے, کوئی باہر سے بندہ لے آئے جو ان کو تاریخ کا سبق دے, جو ان کو معاشیات کا سبق دے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, ہمارے ساتھ یہ کسی ٹی وی کے اوپر, کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں. ایوان میں سیاستدان ایک دوسرے کو تاریخ پر لیکچرز بھی دیتے رہے. وزیر اعظم نے مغلیہ دار حکومت, سلطنت عثمانیہ اور ریاست مدینہ کا ذکر کیا تو لیگی رہنما خواجہ آصف نے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا. سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر, وہ کولیپس کر جاتی ہے, ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے 11 میں. 11 سالوں میں 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے. قومی اسمبلی بجٹ اجلاس میں تاریخ پر بحث. وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کا ذکر دہراتے ہوئے پھر تاریخ کا حوالہ دیا. جب مغل پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی, ایک سے ایک بہتر تھا. 6 نے 185 سال حکومت کی, اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی, کیونکہ کسی میں کیپیبلٹی نہیں تھی. ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد
اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جو شہزادے نے آنا تھا، جس کو ٹرین کیا ہوا تھا، جو کیپر تھا، اس کو سس کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیورٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی. لیگی رہنما خواجہ آصف نے جوابی وار کیے اور وزیر اعظم کو مشورہ دیا. کہا ایوان میں بیٹھے لوگوں کو ان پڑھ نہ سمجھا جائے، تاریخ سے نابلد نہیں. مغلیہ خاندان نے 1526 سے لے کے 1707 تک 6 بادشاہ تھے اور 1707 سے لے کے 1857 تک 14 بادشاہ تھے. جو انہوں نے بتائی ہے تاریخ جو ہے کہ اورنگزیب کے بعد 6 بادشاہ 13 سال میں ختم ہو گئے. پہلے یہ میرا خیال ہے اس ہاؤس کو اتنا ان پڑھ نہ سمجھیں، یہاں پہ کچھ لوگوں کو پتا ہے. اپنے تاریخ کے سبق جو ہیں ان کو سنائیں، ہمیں سنائیں، خدا کا واسطہ. 13-14 سال میں بائزنٹائن امپائر ختم ہوگی. بائزنٹائن امپائر اس وقت ختم ہوئی، اور تورل ڈرامہ وہ دیکھتے ہیں جب کانسٹینٹینوپل فال ہوا. اس سے قبل بھی وزیر اعظم جرمنی اور جاپان کو ہمسایہ ممالک قرار دے چکا. کبھی آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے، لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں. Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. سوشل میڈیا صارفین نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہونے والی بحث پر طوفان کھڑا کر دیا ہے. جغرافیائی اور تاریخی معلومات پر تبصرے جاری ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں مختلف شعبوں کا احاطہ کیا. کرونا پر بات کرتے ہوئے اپنی پرانی باتوں کی تصحیح کی اور اپوزیشن کو اپنی معاشی اصلاحات پر واضح پیغام دیا. وزیر اعظم عمران خان نے مودی کو بھارتی عوام کے لیے عذاب قرار دیا. پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے اثرات پر کہ ہم کرونا کے پیچھے چھپ نہیں رہے. دنیا کی معیشت کو $12 ٹریلین کا جھٹکا لگا ہے. ان حالات میں بھی ہم نے قرضے واپس کیے. ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. بیرون ملک سے قرض مانگنے کے معاملے پر وزیر اعظم نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا تھا کہ قرضہ اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. یہ ملک کی بدقسمتی تھی کہ سابق حکومتوں کی وجہ سے قرضے مانگے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج بین الاقوامی میڈیا بھی بھارت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اقوام متحدہ میں سب کو بھارتی چہرے سے آگاہ کیا. خارجہ پالیسی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے. وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا. انہوں نے کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی، دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. وزیر اعظم نے طویل خطاب میں مختلف شعبوں پر بات کی اور جب اپوزیشن کا فلور اوپن ہوا تو ایوان سے چلتے بنے. اور دوسری جانب سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی تقریر کے جواب میں ایسے چٹکلے سنائے کہ ایوان کہکہوں سے گونج اٹھا. خواجہ آصف نے بل گیٹس سے لے کر تاریخ تو ڈرامہ ارطغرل اور پھر کووڈ-19 کی ایسی تعریف کی اور نہ جانے کیا کیا تشریحات کر ڈالی. یہ خود کورونا ہے اس ملک کو جو چمٹ گیا ہوا ہے. یہ خود کووڈ ہے. پتہ نہیں 19 ہے یا 20 ہے یا 25 ہے، کتنے پوائنٹس ہیں اس کورونا کے. وہ کہتے ہیں جی تو جو بل گیٹس کا نام بل کیوں ہے کہ وہ گیٹ کے نیچے سے بل آتا ہے بجلی کا. کہتے ہیں پاکستان کے پہلے 92 کیوں آتا ہے. انٹرنیشنل ڈالیں گے 92 میں ہم نے کپ جیتا اس لیے 92 آتے. اور ڈینٹنگ بینڈنگ کرنے والے کو یہ ڈینٹسٹ کہتے ہیں. جناب والا میں نے کوئی نام نہیں لیا، استغفر اللہ، میں کوئی نام نہیں لیا.
दहशत गर्दी से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट पर दफ्तर खारजा ने अपने रद्द अमल में अमरीकी महकमा खारजा की दहशत गर्दी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रिपोर्ट में अलकायदा की खित्ते में नाकामी को तस्लीम तो किया गया, लेकिन इसकी नाकामी के लिए पाकिस्तान की काविशों को नजरअंदाज किया गया। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्सेज के शुरका से खिताब। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ का मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। आर्मी चीफ की खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत और आर्मी चीफ की मुल्क में देरपा अमन से मुतल्लिक भी बातचीत। ISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ ने मुल्क में देरपा अमन से मुतल्लिक भी बातचीत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का इम्कान। ओगरा ने नई कीमतों की समरी अरसाल कर दी। डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 8 रुपए 10 पैसे होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 66 रुपए 52 पैसे होने का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 86 पैसे कमी का इम्कान है। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से जिला इंतजामिया ने मजीद इलाके सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहकामात का इतलाक 26 जून की रात 7 बजे से ताहुक्म सानी होगा। सील शुदा इलाकों में फार्मेसीज, ग्रोसरी स्टोर, बेकरीज, वाटर सप्लाई और इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गारी टाउन के तजारती मकामात और मुल्हिका इलाके में सख्त मॉनिटरिंग जारी रहेगी। इन इलाकों में खिलाफ वर्जी सामने आने पर सील कर दिए जाएंगे। शहरियों को इस लॉकडाउन के पेश नजर पेशगी इकदाम करने की हिदायत कर दी गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इलाकों में जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नजर लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के केसेस सामने आने से लाहौर के मजीद इलाके सील कर दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना वायरस के वार रोकने के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मजीद 7 इलाके सील करने का फैसला किया। अवाम का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला तो अच्छा है, मगर इंतजामिया इंतजामात करने में नाकाम है। लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये जो अब मैं मुलाजिम हूँ गवर्नमेंट का, अब हमें इतनी दिक्कत हो रही है आने जाने की। ये सामने बैंक है, जाने नहीं दे रहे। पुलिस वाला है तो वो कह रहा जाओ जाओ, कोई भी इधर कोई शेड्यूल से कोई काम नहीं हो रहा, तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के इलाके गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, डिफेंस और वार्ड सिटी को मुकम्मल तौर पर सील किया गया, जो 30 जून की रात तक मुकम्मल बंद रहेंगे। सील शुदा इलाकों में रोजमर्रा अशिया के अलावा तमाम कारोबारी मराकिज मुकम्मल बंद रहेंगे। लोगों को अगर जरा पहले वेल इन्फॉर्म होता तो कम से कम ये बॉदरेशन होती जो रोड्स पे अब लोगों को हो रही है। अगर ये वेल इन्फॉर्म्ड होता और सिलेक्टिव इलाके खुले हैं तो सीन ये है कि आपको इलाकों से गुजर के जाना पड़ता है अपने एरिया पे। कब से हम खबर हो रहे हैं, हमारा पेशेंट है, हमने हॉस्पिटल जाना है, कितनी देर तक हम फिरते रहेंगे इस तरह। लाहौर शहर के मजीद सील किए जाने वाले इलाकों में से कोरोना के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3,500 से जायद केसेस सामने आए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पंजाब में एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाली मार्केट्स को सील करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि एसओपीज के मामले में किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत कैंप ऑफिस में अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, कमिश्नर लाहौर डिवीजन सैफ अंजुम और मुतलका अफसरान ने शिरकत की, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स, आरपीओज, डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में अफसरान ने रिपोर्ट पेश की कि स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आए, केसेस और अमवात की शरह में कमी हुई। इजलास में होल सेल और दीगर बाजारों में कोरोना वायरस एसओपीज पर
पर अमल दरामद का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि जिन मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक का कहना था कि SOPs के मामले पर किसी को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अफसरान अपने अपने इजला की कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा मजीद इलाकों की निशानदही करके रिपोर्ट भिजवाएं। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में इलाकों को हॉट स्पॉट करार देकर लॉकडाउन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी गई कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर भावलपुर में 71, मुल्तान में 824 और DG खान में 650 दुकानों को सील किया गया, जबकि टाइगर फोर्स को हसास प्रोग्राम समेत दीगर अहम मामलात से मुतालिक आगाही मुहिम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव बढ़ने लगा। एक ही दिन में 148 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,92,970 तक पहुंच गई है। भर में कोरोना के वार जारी, मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,92,970 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 148 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,903 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,044 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 71,191, सिंध में 74,070, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, बलोचिस्तान में 9,817, गिलगित बल्तिस्तान में 1,356, इस्लामाबाद में 11,710, जबकि आजाद कश्मीर में 930 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,71,976 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,833 नए टेस्ट किए गए। अब तक 81,360 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जुल्म के सताए निहत्ते कश्मीरी जानलेवा कोरोना के निशाने पर आ गए। बुनियादी तिब्बी सहूलियात न मिलने से मरने वाली कश्मीरियों की तादाद 91 से बढ़ गई है। मकबूज आबादी में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 6,500 तक जा पहुंची है। मकबूजा कश्मीर के बासियों पर जुल्म की रात छटने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भारतीय अफवाज अपनी गोलियों से निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी जानिब मकामी इंतजामिया ने बेबस कश्मीरियों को कोरोना से मुतासिर होकर मौत की जानिब धकेल दिया है। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती तशद्दुद के साथ साथ अब इंतहाई मकरूह खेल खेला जा रहा है। मजलूम कश्मीरियों को हिफाजती और तिब्बी सहूलियात फराहम न करके कोरोना से मुतासिर होने के लिए छोड़ दिया है। मकबूजा वादी में शहरियों के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अब तक अस्पतालों में सहूलियात मैसर न आने से 91 अफराद मौत की वादी में जा सोए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मकबूजा वादी में अब तक 6,500 के करीब अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जिनको बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर का कहना है कि जो भी कोरोना से मुतासिर हुआ और अलामात जाहिर हुई, उसको हंगामी तौर पर बचाने के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है। काबिज हुकूमत ने शहरियों को मरने के लिए छोड़ रखा है। आलमी वबा कोरोना ने वफाकी हुकूमत के बुलंदो बांग दावों की कलई खोल दी है। दूर दराज से आने वाले मरीज पिम्स अस्पताल से बिना टेस्ट और इलाज के जाने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। ओपीडीज बंद, मरीजों की लाइनें लग गयी। कोरोना का टेस्ट इलामात पूछने तक महदूद। जुड़वा शहरों के मरीजों की उम्मीदों के मरकज पिम्स अस्पताल में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज दोहरी परेशानी का शिकार हो गए। शहरी कहते हैं कि ओपीडीज तो वबा की एंट्री के बाद ही बंद हो गई थी। अब सिर्फ इमरजेंसी खुली है, जहां सिर्फ हादसे का शिकार जख्मियों को देखा जा रहा है। दीगर बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले धक्के खाने पर मजबूर हैं। इसी वजह से आते हैं ना, ताकि थोड़ा बहुत यानी कि इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। लेकिन यहाँ आते हैं तो यानी कि उस तरह वो नहीं कर रहे। ओपीडी भी बिल्कुल सील हो चुकी है। ओपीडी में कोई भी नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में काम चल रहा है। वो भी एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उनको चेक करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। न कोई अंदर से दवाई मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। सब बाहर से दवाइयाँ लेकर आए, कोरोना बगैर कुछ भी नहीं रहा। शहरी कहते हैं पुलिस के साथ आने वाले कैदियों का गिरफ्तारी के फौरन बाद कोरोना टेस्ट लाजिम होता है, लेकिन यहाँ आने पर महज इलामात पूछ कर बगैर टेस्ट के भेज दिया जाता है। कोरोना के मरीज आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हॉस्पिटल बंद कर दे, बाहर एक पर्ची लगा दे कि भाई ये और मरीजों के लिए अलाउ नहीं है, जस्ट फॉर कोरोना है। आप आए यहाँ पे कोरोना का टेस्ट करवाए, वो भी टेस्ट होकर जलील करके जाए अपने आप को और जाके किसी और से टेस्ट करवा के आए। तो ये कौन सी यहाँ पे इन्होंने रिलीफ दी हुई है? टेस्ट किटें पड़ी हुई है तो इन्होंने अपने पास रखी हुई है। आप ही यहाँ खड़े, आपने किसको देखा है कि अभी तक यूज हुआ है जिसके ऊपर? मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज कहते हैं कि हमारी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती, चेकअप तक के लिए टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इंतजामिया कब अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी?
कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस की वबा अवाम मुश्किलात से दो चार है, लेकिन उनके दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं। सरकार के हॉस्पिटल्स में अवाम को इलाज क्यों मैसर नहीं आती? सरकारी टीवी पर माजी में चलने वाले ड्रामों में तनकीद भी होती थी, लेकिन उसमें इस्लाह का अंसर भी मौजूद होता। क्या आज भी इस तरह हो सकता है कि महंगाई कहां की कहां चली गई? अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और कोई हुक्मरान मानने को तैयार नहीं। आलिजा, ये बीमार लोग सरकारी शफाखाने से दवा क्यों नहीं लेते? बंदा पर्वत, सरकारी शफाखाने में दवा हो तो लेंदी, हजारों गरीब कतारों में खड़े होते हैं और उनकी बारी नहीं आती, और बारी आती है तो मतलूबा दवा नहीं मिलती, कहते हैं बाहर से खरीदो। दवाएं क्यों नहीं होती शफाखाने में? इसलिए कि वो मिली भगत से बेच दी जाती है हुजूर वाला। जो अत्तार शफाखानों को दवाएं मुहैया करते हैं वो वापस फिर उनके पास चली जाती हैं। आलिजा, बीमारों की इसी परेशानी के पेश नजर मैंने मुल्क में निजी शफाखाने कायम कराए। शाबाश, बहुत खूब। अब इसी शहर में देख लीजिए, 4 निजी शफाखाने मेरे चचा के और 3 मेरे फूफा के। इस शख्स का बाप मेरे फूफा के शफाखाने में था। मुझे अर्ज करने दिया जाए आलिजा कि बेशतर निजी शफाखानों में इलाज का मेयार यकसा नहीं है। यकीनन कुछ तबीब और जगह खुदा तर्स भी हैं, लेकिन अक्सर तबीब नब्ज देखने के इतने पैसे लेते हैं कि मरीज की नब्ज टूट जाती है। तो गरीब रया से कहा किसने है कि निजी शफाखानों में इलाज कराएं? तो शानदार कमरे, काबिल मालिज और आला दवाएं सिर्फ अमायदीन सल्तनत के लिए हैं। वजीर मुंतजिम, हमें बेहद अफसोस है कि तुम अमायदीन सल्तनत और आम रियाया का फर्क अभी तक नहीं समझ सके। मगर सेहत को सनत का दर्जा नहीं देना चाहिए आलिजा। हमारे दीन सल्तनत और सरकारी अहलकारों को अगर आराम भी करना हो तो वो सरकारी खर्च पर इन आला दर्जे के निजी शफाखानों में दाखिल हो जाते हैं। और गरीब आदमी को तपे देख हो या सख्तान, वो बारामदों में जमीन पर से सकता है, उसे बिस्तर भी नहीं मिलता। क्या चाहते हो तुम? सारा खजाना हम रियाया की सेहत पर खर्च कर दें? आलिजा, रियाया की सेहत के लिए सालाना रकम बहुत कम है। इससे ज्यादा खर्च तो महल की कंदीलें जलाने पे होता है और गरीबों की जिंदगियों के चिराग बुझ जाते हैं। हमारे सामने लबकुशाई की जरूरत है तुमने। हम हुक्म देते हैं कि इस शख्स के बाप की लाश भाग के सरकार जब्त कर ली जाए। रहम कीजिए, रहम कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबर दें कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। 3 भाई जाँ बहक हो गए हैं। 2 भाई सऊदी अरब में कोरोना से जाँ बहक हुए हैं और दोनों भाइयों को गांव मिली खैला में सपुर्द खाक कर दिया गया है। तीसरा भाई आज लोअर दीर में जान की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबर दें, जहां कोरोना के वार जारी हैं, जिसके बायस 3 भाई जाँ बहक हो गए हैं। 2 भाई सऊदी अरब में कोरोना से जाँ बहक हुए। दोनों भाइयों को गांव में लिखेला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तीसरा भाई आज लोअर दीर में जान की बाजी हार गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, 4 महीनों में तीसरी मर्तबा शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी गई, जिसके बाद शरह सूद 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% तक कमी कर दी। शरह सूद 8% से कम कर 7% मुकर्रर कर दी गई। 4 महीनों में तीसरी मर्तबा मॉनेटरी पॉलिसी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद में मजीद 1% कमी का फैसला किया गया, जिसके बाद शरह सूद 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मार्च से अब तक शरह सूद में 6.25% तक कमी की गई है, जिससे हुकूमती कर्जों में 2100 अरब रुपए की कमी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई के मंजरनामे और माशी सुस्त रफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए शरह सूद में कमी का फैसला किया गया। मार्च के वक्त से अब तक शरह सूद में 625 बेस पॉइंट्स की कमी आ चुकी है, जबकि शरह सूद में कमी के फवायद घरानों और कारोबारी इदारों को बर वक्त मुंतकिल किए जा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा पाकिस्तान समेत बहुत सी उभरती हुई मंडियों में फैलती जा रही है, जबकि कई ममालिक में दूसरी लहर आने के खतरात हैं। पाकिस्तान में माशी सुस्त रफ्तारी बरकरार है और शरह नमू में कमी के खतरात भी बढ़ गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2020 तक तकरीबन 3.3 ट्रिलियन रुपए के कर्जों के नर्ख असर नौ मुतय्यन किए जाने हैं, जबकि मुल्क के अंदर मुजम्मिर महंगाई में एतदाल आने का सिलसिला भी जारी है।
स्टेट बैंक की जानब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ईद की तातीलात के दौरान गजाई कीमतों में मौसमी इजाफे से कतई नजर अमूमी महंगाई मई में मजीद घटकर 8.2% पर आ गई। महंगाई में कमी का सबब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हालिया होने वाली कमी है, जबकि औसतन महंगाई अगले माली साल के लिए पहले ऐलान करदा हदूद 9.7% से कम रह सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मरकजी बैंक को कसीर जहती एजेंसियों से मजीद रकूम मिली है, जिनमें आलमी बैंक से $725 मिलियन और एशियाई तरक्याती बैंक से $500 मिलियन शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मजीद $500 मिलियन मिलने का जल्द इम्कान है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के मामले का नोटिस लेते हुए डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। कोरोना आज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कोरोना ने लोगों को करोड़पति बना दिया है। इस पर रिपोर्ट करेंगी सरिश खान। चीफ जस्टिस ने पायलट्स की जाली लाइसेंसेस के मामले का नोटिस लेते हुए डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने PIA, एयर ब्लू, सेरीन के सरबराहान को भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट को लाइसेंस जारी करती है। ऐसे लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हों, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। बताया गया कि 15 साल पुराने जहाज में नुक्स नहीं, मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाला गया। लगता है डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि बताया जाए जाली डिग्रियों वाले पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मुसाफिरों की जान खतरे में डालना संगीन जुर्म है। कल असेंबली की कार्रवाई देखकर हैरान हो रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जहाज चलते फिरते मिसाइल लगते हैं, कुछ मालूम नहीं कि मुसाफिरों से भरे मिसाइल कब कहाँ फट जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है। NDMA के अखराजात पर कोई निगरानी है या नहीं मालूम नहीं। ये अद्वियात किस मकसद के लिए मंगवाई जा रही है। अब आपको मौसम की खबर दें तो महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों में गर्मी में इजाफे की नवीद सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर, बारामूला, जम्मू और लद्दाख में बास मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कई मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि रवां साल मानसून गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा बेहतर होगा और मजीद बारिशें होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे का मौसम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मकबूजा वादी, श्रीनगर, बारामूला और जम्मू समेत लद्दाख में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज शहरी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। नेपरा ने हेस्को और सेप्को के जेर इंतजाम इलाकों में गैर एलानिया लोड शेयरिंग का नोटिस ले लिया। नेपरा को हेस्को और सेप्को की जानिब से बिजली के जायद बिल्स वसूल करने का भी नोटिस ले लिया गया। नेपरा का हेस्को और सेप्को को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की रोकथाम के लिए इकदाम करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। सारिफीन जायद बिजली बिल की शिकायत नेपरा के रीजनल ऑफिस हैदराबाद और सक्खर में जमा कराएं, ऐसा कहा गया है नेपरा की जानिब से। और मजीद कहा गया है कि सारिफीन अपनी शिकायत नेपरा की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। खेल के मैदान से आपको बताएं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतनाज़ कोरोना टेस्टिंग सिस्टम ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अब कोरोना मुस्बत आने वाले क्रिकेटर्स के भी दोबारा टेस्ट प्राइवेट लैब से लिए जाएंगे। दौरा इंग्लैंड आगाज से ही कब्ल मसाइल का शिकार हो गया है। कौमी स्क्वाड के 10 अफराद के टेस्ट मुस्बत आने से जहां खिलाड़ियों के लाइन अप में मसाइल का सामना है, वहीं कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि टेस्ट दुरुस्त नहीं हुआ है। हमें किसी किस्म की कोई अलामात जाहिर नहीं हो रही हैं। मोहम्मद हफीज की जानिब से प्राइवेट लैब से टेस्ट कराने के बाद अब क्रिकेट बोर्ड ने दीगर खिलाड़ियों को प्राइवेट लैब्स में जाने से रोक दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन मुस्बत आने वाले क्रिकेटर्स के टेस्ट खुद कराएगा। ताहम अब पहले की तरह उन्हें अवाम के सामने नहीं लाया जाएगा, बल्कि चेयरमैन PCB से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। उधर PCC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने मोहम्मद हफीज की जानिब से अपनी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डालने के अमल पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। गुज़श्ता टेस्ट में मुस्बत आने वाले तमाम खिलाड़ियों के अब टेस्ट लाहौर में PCB अपनी निगरानी में कराएगा। जिन खिलाड़ियों के मुस्बत टेस्ट आए उनके बाद वो भी दोबारा टेस्ट कराए जाएंगे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर खेल में सियासत ले आया। भारतीय हुकाम ने एशिया कप के लिए पीएसएल को मुलतवी करने की तजवीज दी है। उधर पीसीबी ने तजवीज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि एशिया कप यूएई या फिर श्रीलंका में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रवायती हट धर्मी दिखाते हुए एक बार फिर खेलों पर सियासत शुरू कर दी। भारतीय हुकाम ने तजवीज दी है कि अगर पाकिस्तान पीएसएल को मुलतवी कर देता है तो एशिया कप का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। साथ ही उनका कहना था कि आईपीएल को मुलतवी नहीं किया जाएगा। उधर पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने एशिया कप की रवां साल श्रीलंका या यूएई में मेजबानी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि सितंबर या अक्टूबर में मुकाबले करवा सकते हैं। और अब आप भारतीय जारियत के मुतालिक खबर दें कि भारतीय फौज की दहशतगर्दी थम न सकी। भारतीय फौज की एक बार फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन केरला सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फायरिंग से बटला मिथरानी के इलाके में खातून शदीद जख्मी हुई हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई और भारतीय गने खामोश करा दी। अहम खबर से आपको आगाह करें कि भारतीय फौज की दहशतगर्दी थम ना सकी। भारतीय फौज की एक बार फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन केरला सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से बटला मिथरानी के इलाके में खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे अरबी जुबान में डब करके सऊदी अरब में नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान की लाजवाल उर्दू ड्रामा सीरीज तन्हाइयां सऊदी अरब में दिखाई जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सऊदी हुकूमत के साथ पाकिस्तानी ड्रामे नशर करने का मुआहदा किया था। ये मेरा घर है, 35 साल से मैं यहाँ हूँ। इन दोनों बच्चों को मैंने अपने हाथों से पाला है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पहले आप पैदा हो गई थी, मैं भी जो बड़ा होता तो यही होता। सलामत, समझने की कोशिश करो। जी मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। अब हालात बदल गए हैं। तो बस मेरे भी हालात बदल गए। आप देख लीजिएगा, मेरे बगैर ना ज़ारा बीबी रहेंगी और ना सनिया बीबी, क्योंकि इन दोनों के बाहर के काम मैं ही तो करता हूँ। हाँ हाँ, तेरे बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती। किसी घड़ियाल की औलाद है, तू ही चलाएगा सबको। जिस तरह इंसान एक दूसरे की खुशियां शेयर करते हैं, उसी तरह खौफ भी शेयर करते हैं। तुमने अपने माँ बाप के साथ उनका खौफ शेयर किया है। मैं और तुम्हारी अम्मी दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। इत्तेफाक से या किस्मत से कहीं मिल गए थे। वक्त का कोई लम्हा ऐसा होता है कि उसकी जद में आए हुए लोग खुद ब खुद उस वक्त के फैसले के पाबंद हो जाते हैं। आज जिसकी मौत पर तुम चीख सकती हो, चिल्ला सकती हो, वो मेरी बहन थी। इस दुनिया में मेरा वाहिद रिश्ता, लेकिन मैं तो उसकी मौत पर रो भी नहीं सकी हूं। इसलिए कि मुझे उसके दोनों बच्चों के आंसू पोंछने से फुर्सत नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कुछ नहीं किया। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।